हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ममतेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद अंकित में। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करूंगा आप बहुत ही बेहतरीन, एकदम शानदार, एकदम जबरदस्त, एकदम गजब और लाजवाब मेरे शेर सभी होंगे। तो सभी को मेरे दोस्तों को प्रणाम है, गुड आफ्टरनून है मेरे दोस्त, हर हर महादेव है मेरे दोस्त। तो सभी मेरे प्यारे साथी जुड़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो क्रिया का टॉपिक हमारा होने वाला है। क्रिया का अर्थ क्या होता है, क्रिया कहते किसे हैं, क्रिया को पहचानेंगे कैसे, क्या तरीका है क्रिया को पहचानने का, बड़े बेहतरीन तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है शेर, चलिए आगे बढ़ता हूं। देखिए, अगर मैं क्रिया की बात करता हूं अगर मैं क्रिया की मेरे शेर बात करता हूं तो क्रिया के प्रकार कितने होते हैं, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया बनती कैसे है, वह सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि क्रिया, ठीक है। अब मैं पहले प्रकार बता दूं इसके क्रिया के। ठीक है दोस्त, देखिए क्रिया के जो प्रकार हम लोग देखेंगे ना, तो वो प्रकार कैसे कैसे देखेंगे वो ध्यान से देख लीजिएगा। क्रिया के जो प्रकार देखेंगे ना मेरे दोस्त, हम कैसे कैसे देखेंगे वो देख लीजिएगा। दो प्रकार से, दो रूप से हम क्रिया के प्रकार मेरे दोस्त देखेंगे। हालांकि तीन रूप से भी देखेंगे, यानी कि संरचना के आधार पर 5 प्रकार होते हैं, प्रयोग के आधार पर 8 प्रकार होते हैं, और रचना के आधार पर या कर्म के आधार पर मेरे दोस्त 2 प्रकार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है ना वीर, ध्यान रखना। देखो, ये प्रकार आप लोगों के कौन कौन से कैसे कैसे होते हैं वह मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एक ही लाइन में सभी बातें मैं आपको समझा दूंगा। देखिए, एक तो आ जाएगा आप लोगों का या तो रचना या फिर मेरे दोस्त कर्म के आधार पर। किसके? कर्म के आधार पर। कर्म के आधार पर आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। और एक मिलेगा मेरे दोस्त आप लोगों को प्रयोग के आधार पर। इसके प्रयोग के आधार पर। और संरचना के आधार पर मैंने आपको बताए 5 होते हैं, प्रयोग के आधार पर 8 होते हैं दोस्त। अब देख लीजिएगा आगे चल करके, अगर मैं रचना के आधार पर प्रकार बताऊं तो 2 प्रकार आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे मेरे वीर। आप कहोगे 2 कौन कौन से मिलेंगे? एक मिलेगा मेरे दोस्त सकर्मक और एक मिलेगा अकर्मक। एक क्या मिलेगा मेरे दोस्त? सकर्मक, और एक मिलेगा क्या? अकर्मक। अब सकर्मक अकर्मक में सबसे ज्यादा हम लोगों को दिक्कत आती है। ठीक है ना मेरे दोस्त? सकर्मक में और अकर्मक में हम लोगों को मेरे शेर सबसे ज्यादा दिक्कत ये देखने के लिए मिलती है कि सकर्मक को कैसे पहचानेंगे हम। ठीक है, सकर्मक को हम कैसे पहचानेंगे, अकर्मक को हम कैसे पहचानेंगे। तो मैं आप सभी विद्यार्थियों को समझा करके चलूंगा एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। ध्यान में रखना भी आप लोगों को, ठीक है, और समझ करके भी चलना होगा। तो देखिए, सबसे पहले आता है आप लोगों का मेरे दोस्त, एक आती है क्या? सकर्मक क्रिया। क्या आती है? सकर्मक क्रिया। और एक आती है मेरे दोस्त अकर्मक क्रिया। एक क्या आती है मेरे दोस्त आप लोगों की? अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक और सकर्मक। अब अगर मैं बात कर दूं सकर्मक की, ठीक है, तो दोस्त मैं आपको बता दूंगा कि सकर्मक के भी हम लोग 2 भेद पढ़ेंगे। सकर्मक के भी मेरे वीर हम कितने भेद पढ़ेंगे? तो आप कहोगे कैसे सर जी? भैया, सकर्मक के 2 भेद कैसे कैसे पढ़ेंगे? एक पढ़ेंगे हम एक कर्मक का, और एक पढ़ेंगे हम द्विकर्मक का। एक क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्त? हम एक कर्मक का, और एक पढ़ेंगे द्विकर्मक का। ध्यान देना मेरी बात पर। ठीक, एक तो पढ़ेंगे एक कर्मक और एक पढ़ेंगे मेरे दोस्त द्विकर्मक। इनको भी मैं यहां पर आप लोगों के सामने प्रत्यक्ष कर दे रहा हूं। ठीक है, एक तो होगा एक कर्मक। अंतर मैं सब में बताऊंगा, आप बेफिक्र रहना। पहले आप ये जो चार्ट है ना, इसको बना लीजिएगा साथों साथ। एक हो जाएगा द्विकर्मक, एक क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। ठीक है वीर, इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना? इतनी बात सभी मेरे प्यारे साथियों की समझ में आ गई है ना? एक बार जल्दी से बता दो, एक बार जल्दी से बता दो कि इतनी बात आप सभी विद्यार्थियों की समझ में आ गई है ना?
फटाक से बता दो बस, है, फटाक से बता दो। देखिए, अब अगर मैं बात कर रहा हूं आप लोगों से, सबसे पहले मैं इसमें प्रकार लिखूंगा कौन कौन से, जो आप लोगों के संरचना के आधार पर होते हैं ना मेरे शेर, जो आप लोगों के संरचना के आधार पर होते हैं, वह प्रकार मैं आप लोगों के यहां पर लिखूंगा। फिर इसके बाद आप लोगों के मेरे दोस्त इसी के अंतर्गत 5 प्रकार पहले संरचना के आधार पर लिखूंगा, उसको मैं आगे लिख दूंगा संरचना के आधार पर। फिर उसके बाद आपके प्रयोग के आधार पर लिखूंगा, तो उसमें जोड़ दूंगा जो उनसे जोड़ने हैं मुझे। ठीक है, तो ध्यान देना, 5 प्रकार कौन कौन से होंगे उनको ध्यान से समझना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक है मेरे दोस्त 8। थोड़ा थोड़ा गैप इनमें हम रख देते हैं। और अब देखिए, मैंने कहा आप लोगों के प्रयोग के आधार पर कुल जो होते हैं वो 8 प्रकार आप लोगों के देखने के लिए होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इसके पूर्वकालिक, प्रेरणार्थक, नाम धातु, कृदंत और संयुक्त, यानी कि संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, या फिर नाम धातु, या फिर नाम धातु। ठीक है, एक तो देखो संयुक्त क्रिया बन जाएगी आप लोगों की, है ना। हाँ, पैट के लिए ये कक्षा सफिशियंट रहेगी, आप निश्चिंत रहें। पैट के लिए ये कक्षा सफिशियंट रहेगी, आप चिंता ना करें बिल्कुल भी। ठीक है, नाम धातु हो जाएगी, एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, और एक हो जाएगी आप लोगों की कृदंत क्रिया, कृदंत। एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की सहायक क्रिया, सहायक क्रिया, और एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की सामान्य क्रिया, सामान्य क्रिया। एक हो जाएगी मेरे दोस्त आप लोगों की सजातीय क्रिया। क्या हो जाएगी? सजातीय क्रिया। तो यहां देख लीजिएगा, मैं आप लोगों को यहां बता दे रहा हूं क्या, कि भाई ये जो है आप लोगों की ये वाली, यहां से लगा करके, मतलब संयुक्त क्रिया से लगा करके आपकी कृदंत क्रिया तक, ये वाली, ये आप लोगों की कहलाती हैं संरचना के आधार पर। क्या? संरचना के आधार पर, अर्थात संरचना के आधार पर कितनी हो गई? 5, 5। और बाकी जो नीले कलर से लिखी हैं, है ना, बाकी जो नीले कलर पे लिखे हैं, है ना, तो वो मेरे दोस्त, वो किस में आ जाएगा? आप लोगों का प्रयोग के आधार पर। 8 प्रकार समझ में आ गई होगी। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की, उम्मीद है आप लोगों को सभी को मेरे दोस्त एकदम बेहतरीन तरीके से एक बार मुझे थम्स अप करके बता दीजिएगा कि हाँ जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है। इतनी बात मेरे दोस्त सबकी समझ में आ गई है। थम्स अप करके बता दीजिएगा जल्दी से, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन। चलिए, अब आगे बढ़ूंगा मेरे दोस्त में, ध्यान से आगे चलना है, अब आगे समझना है। ठीक है, देखिए, अब इसकी परिभाषा को जानेंगे, इसके बारे में जानेंगे, क्रिया कैसे बनेगी, क्रिया का अर्थ क्या होता है, वो सारी बातों को हम इसमें समझ करके चलेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा आप लोगों को दूंगा। इसकी परिभाषा मैं मेरे दोस्त सबसे पहले आप लोगों को दूंगा क्रिया की। देखो, क्रिया का अर्थ क्या होता है, यानी कि क्रिया की परिभाषा क्या होती है, वह जानेंगे। देखो, सबसे पहली बात मैं आप लोगों को बता दूं कि वे शब्द जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, मैं बोल दूंगा कि वे शब्द जो जो किसी कार्य का, जो किसी कार्य का होना दर्शाते हैं,
किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, किसी कार्य का होना दर्शाते हैं, उसको मेरे दोस्त हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। अथवा दूसरे तरीके से कैसे मिलेगी परिभाषा? अथवा दूसरे तरीके से, जो आपकी जेल वार्डर की परीक्षा है ना, उसमें मेरे दोस्त आप लोगों की परिभाषा ये आई थी क्रिया की, जो मैं लिखने जा रहा हूं। क्या है? जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है, जिस शब्द से, जिस शब्द से, जिस शब्द से किसी कार्य का, किसी कार्य का, किसी कार्य का होना, होना या करना, किसी शब्द का होना या करना पाया जाता है, पाया जाता है, उसे, उसे क्रिया कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्त? क्रिया कहते हैं। आई इतनी बात समझ में? आई इतनी बात मेरे दोस्त समझ में या ना? ठीक है, क्लियर है। अब देखिएगा यहां पर ध्यान से, ठीक है। अब देखिएगा मेरे दोस्त यहां पर ध्यान से, एकदम बेहतरीन तरीके से देख लीजिएगा, ठीक। अब आराम से इसको समझ करके मेरे दोस्त आप लोगों को चलना है, ठीक है। देखो किस प्रकार से कौन से प्रकार आते हैं वो सारे मैंने आप लोगों को लिख दिए। बस एक बुक में कभी किसी के कभी किसी बुक में प्रयोग के आधार पर 5 दिए होते हैं, कभी किसी बुक में मेरे दोस्त 8 दिए होते हैं, कभी किसी बुक में मेरे दोस्त संरचना के आधार पर पूरे 8 दिए होते हैं, लेकिन एनसीईआरटी वाली बुक में जो मेरे दोस्त दिया होता वो आपके सामने प्रत्यक्ष है। ठीक है ना वीर? ठीक है, चलिए अब देखो, अब देखिए ध्यान से, अब यहां पर ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, यानी कि क्रिया से पहले हम क्या बनाएंगे, क्रिया से पहले क्या चीज आएगी, ठीक है। और आपको मैं बता दूं यह विकारी शब्द होता है, यह विकारी, विकारी मतलब परिवर्तनशील, विकारी शब्द होता है। आपसे ऐसे भी आ जाएगा है ना कि क्रिया कैसा शब्द है ना, निम्नलिखित में से विकारी शब्द बताइए, निम्नलिखित में से अविकारी शब्द बताइए, उसका भी आप लोगों का बोध मेरे दोस्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब देखिएगा यहां से, यहां देखिए मैंने कहा भाई देखो, मैं आप लोगों से एक बात इतनी ही कहनी चाहूंगा कि जो भी विद्यार्थी ज्यादा ज्ञान कमेंट सेक्शन में अगर देंगे तो वो ज्ञानी है, तो फिर वो ज्ञानी लोग यहां कक्षा में ना आए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, वो ज्यादा ज्ञानी लोग कक्षा में ना आए, अगर सामने बैठा करके परीक्षा करा ली जाए है ना, तो भाई हर एक जो कह रहे हैं कि ये तो हमें आता है, इससे आगे चलो, तो भाई अगर आप ज्ञानी हैं तो आप चले जाओ, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है, आप तो ऐसे ही सेलेक्ट हो जाओगे भाई, आपको पढ़ने की क्या आवश्यकता है। बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो रही है ना? तो भाई आपको पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी ना हो, इसीलिए आप ध्यान रखना, ठीक है, ये बात ध्यान रखना। अब देखिए ये वाली बात समझ में आ गई सबकी। अब देखिए मैं अगर बात करता हूं मेरे दोस्त धातु की, सबसे पहले इसमें धातु का अहम रोल होता है, धातु का मुख्य भूमिका इसमें होती है क्रिया में, क्रिया में सबसे ज्यादा अहम रोल जो होता है वो धातु में होती है, ये बात ध्यान रखना। यानी कि वह मूल शब्द या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है। अब देखो, वह मूल शब्द या शब्दांश, वह मूल शब्द या शब्दांश, शब्दांश जिसमें, जिसमें ना जोड़ने पर, ना जोड़ने पर क्रिया का, ना जोड़ने पर क्रिया का निर्माण होता है, क्रिया का निर्माण
होता है। क्रिया का क्या होता है मेरे दोस्त? निर्माण होता है। या इसकी जो पूछी गई परिभाषा है वो क्या है? अथवा में करके लिख दो। इसकी जो परिभाषा पूछी गई है वो मेरे दोस्त किसमें कैसे लिखी गई है वो देख लीजिएगा, वो ध्यान से देखिए। अथवा में करके लिख लो। मैं कह दूंगा आप लोगों से किसकी, धातु की परिभाषा। जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं, या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, ये परिभाषा बनती है। क्रिया के मूल रूप को, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। क्या बनी मेरे दोस्त? ठीक है, मैंने क्या कहा आप लोगों से कि क्रिया के मूल रूप को मेरे दोस्त क्या होता है, क्या बनते हैं वो मेरे दोस्त, है ना, वो आपका धातु होता है। अब मैं उदाहरण के तौर पर, है ना, आप लोगों को देख करके बताता हूं, मतलब उदाहरण कैसे बनेंगे इससे, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, देखिए मैंने कहा उदाहरण के तौर पर कैसे बनेंगे। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण, ध्यान देना इस बात का। जैसे मैं कह दूं आप लोगों से पढ़ और धन न, ठीक है ना, और ये बात ध्यान विशेष तरीके से रखना, एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, इस बात का विशेष तरीके से ध्यान रखना। आगे, या मैं कह दूं हंस और ना, हंस और ना, या मैं कह दूं मेरे दोस्त लिख और ना। ठीक है भैया, तो देख लो, आप लोगों के सामने बता दूंगा, है ना, और भी उदाहरण दूंगा। टहल धन ना, टहल धन ना, टहलना। अब देखिए अब देखिए ध्यान से, मैंने कहा पढ़ क्या है सर जी, ये मूल धातु है। पढ़ क्या है? मूल धातु। और ना क्या है? ना क्या है? ना क्या है? ये मेरे दोस्त आपका है शब्दांश। ना क्या है? ये मेरे दोस्त आप लोगों का है शब्दांश। ठीक है, इतनी बात। ठीक है, और ये क्या है? शब्दांश, या फिर आप कह दोगे जो शब्द जुड़ता है ना। और ये हंस, हंस भी क्या है? मूल धातु। लिख क्या है? मूल धातु। क्या कहा? क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, तो क्रिया का जो मूल रूप है वो आपके सामने है, पढ़, हंस और लिख। अब अगर मैं क्रिया बनाऊंगा, ठीक है, तो क्रिया कैसे बनेगी? एक साथ इसको लिख देंगे तो इससे पता चल जाएगा पढ़ना, इससे पता चल जाएगा हंसना, इससे पता चल जाएगा मेरे दोस्त लिखना, यानी कि लिखना। अर्थात मैं अगर बात करूं यहां पर किसकी, तो इसमें किसका बोध हो रहा है मेरे दोस्त? पढ़ना में। इसमें पढ़ने की क्रिया का बोध हो रहा है, पढ़ने की क्रिया का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें हंसने की क्रिया का बोध हो रहा है, इसमें हंसने की क्रिया का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। ठीक है, इसमें मेरे दोस्त लिखने की क्रिया का बोध हो रहा है। इसका लिखने की क्रिया का मेरे दोस्त बोध हो रहा है। अर्थात मेरे दोस्त आपको पता चल गया होगा जो मैंने आप लोगों को बताई है। हाँ, ना को हम अब एक प्रकार से प्रत्यय के रूप में भी रख सकते हैं वीर। इसको हम प्रत्यय के रूप में भी रख सकते हैं। इसको हम किसके रूप में रख सकते हैं? प्रत्यय के रूप में भी रख सकते हैं। बस यही बात मैंने आप लोगों को समझाई। उम्मीद करूंगा कि आप सभी विद्यार्थियों को ये जो बात है वो समझ में आ गई होगी। ठीक, मैंने आप लोगों को बताया कि वे शब्द जिससे किसी कार्य का होना दर्शाया जाता है। ठीक है वीर, यहां देखो ध्यान से, मैंने कहा कि वे शब्द जिससे किसी कार्य को मेरे दोस्त होना दर्शाया जाता है, या मैं कह दूं जिस शब्द से किसी कार्य का होना या करना पाया जाता है उसे मेरे दोस्त क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। आगे अगर मैं बात करता हूं मेरे दोस्त, यह अपने आप में अविकारी शब्द मेरे दोस्त होता है, सॉरी विकारी, यह अपने आप में विकारी शब्द होता है। आगे बात करूं धातु की, तो वह मूल शब्द
या शब्दांश जिसमें ना जोड़ने पर क्रिया बनती है ना, उसको मेरे दोस्त क्या कहते हैं, वो मेरे दोस्त धातु कहेंगे। ठीक है, आगे या क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि दरोगा की परीक्षा में परिभाषा पूछी थी, बस ये वाली ऊपर वाली परिभाषा, ये वाली उत्तर प्रदेश एसआई यानी कि दरोगा, दरोगा की प्यारे दोस्तों परीक्षा में ये पूछा गया था। विकारी का अर्थ मेरे वीर ये होता है गुड़िया रानी काजल कि जिसमें हम परिवर्तन कर लेते हैं, जैसे कर्ता के अनुसार क्रिया का परिवर्तन। अगर कर्ता मतलब पुल्लिंग है तो क्रिया भी पुल्लिंग, और अगर क्रिया स्त्रीलिंग है तो कर्ता भी मेरे दोस्त स्त्रीलिंग होगा। मैं कह दूंगा सीमा हंसती है, मैं कह दूं सीमा हंसती है तो सीमा स्त्रीलिंग है तो हंसती है वो भी स्त्रीलिंग है। मैं कह दूंगा रमन हंसता है तो हंसता हंसना वो पुल्लिंग है तो रमन भी पुल्लिंग है। अर्थात मैं बात करूंगा किसके अनुसार क्रिया बदल रही है, कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है। इतनी बात सभी की समझ में आ गई होगी। ठीक है, और जिन विद्यार्थियों को ऐसा लग रहा है, मैं कमेंट्स एक पढ़ी है मैंने कि सर जी क्लास बोर लग रही है, तो कृपया करके आप कक्षा से चले जाएं। आपको जहां पर तांडव करके कक्षा कराई जाती है, मतलब रोग आकर के कक्षा कराई जाती है, आप वहां पर कक्षा देख सकते हैं। मतलब रोग आकर के क्या, कोई चटकुले सुना करके, है ना, या आपको, मैं देखो पढ़ाई के प्रति बहुत ज्यादा सजग रहता हूं। ठीक है, क्योंकि कल के दिन को आप लोग ही मेरे दोस्त ये बात कह दोगे कि आपने ये वाली बात नहीं कराई थी, आपकी सबसे बड़ी गलती। और मैं गलती अपनी स्वीकारता हूं जहां मैं गलत होता हूं, और जहां मैं गलत नहीं होता हूं वहां मेरे दोस्त गलत मैं होने नहीं देता। ये बात ध्यान रखना। तो बस जिसको कक्षा लेनी है वो लीजिए, और जिसको कक्षा नहीं लेनी है तो कृपया करके चले जाए, हाथ जोड़ के निवेदन है। बस केवल पढ़ाई पर ध्यान दे लो। कमेंट में पढ़ूंगा नहीं किसी की भी, चाहे कितना भी मेरे दोस्त कमेंट कर लो, जेन्युइन जो कमेंट होगी उसको मैं पढ़ूंगा, बाकी फालतू मैं कमेंट नहीं पढ़ूंगा बिल्कुल भी। ये बात ध्यान रख लेना। ठीक है वीर, चलिए अब देखो आगे। इतनी बात सबकी समझ में आ गई, सारी बातें मैंने आप लोगों को बता दी और समझा भी दी है। ठीक है वीर, चलिए अब मैं अगर बात करता हूं आप लोगों से आगे चल करके। ये तो हमने पढ़ ली किसकी बात, ये पढ़ ली हमने किसकी बात पढ़ ली मेरे दोस्त, क्रिया के परिभाषा की बात हमने पढ़ ली। ठीक है जी, अब आगे अगर मैं बात करता हूं, इसमें एक प्रकार का बोध और होता है। देखिए, एक तो ये जो धातु दी है, एक धातु तो इसमें मूल धातु होती है। ठीक है ना मेरे दोस्त, मैंने कहा कि मेरे दोस्त एक धातु तो आप लोगों की होती है मूल धातु, ठीक है, और एक धातु होती है मेरे दोस्त आप लोगों की यौगिक धातु, इसी के अंतर्गत आती है, इसी के अंतर्गत आती है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये तो पढ़ दी हमने मूल धातु, अब हम पढ़ेंगे यौगिक धातु इसी के अंतर्गत। ठीक है ना वीर, कौन सी धातु पढ़ेंगे? यौगिक धातु। अब आप कहोगे कि भैया जी ये यौगिक धातु क्या होती है ना? भैया जी ये यौगिक धातु क्या होती है? ठीक है, तो देखिएगा, मैं इसकी परिभाषा की बात कर दूंगा। दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। मैं बोलूंगा दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से, धातुओं के संयोग से, धातुओं के संयोग से क्या बनती है मेरे दोस्त? यौगिक धातु क्रिया बनती है। यौगिक धातु क्रिया बनती है, यानी कि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनेगी ये वाली क्रिया। इससे बनेगी दो या दो से धातुओं के योग से मिलकर। अब देखिए किस प्रकार से बनेगी, किस प्रकार से बनेगी, उदाहरण के तौर पर मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए, मैं कह दूंगा क्या लगा रखा, ये उठना और बैठना। मैं कह दूं उठना बैठना, उठना बैठना, ये कर दिया।
रोना धोना, मैं कह दूं रोना धोना, थोड़ा सा स्पेस दे करके, रोना और धोना। क्या लगा रखा रोना धोना, क्या लगा रखा है रोना धोना? चलना फिरना, चलना फिरना। मैंने आप लोगों से क्या कहा था कि जो एक साथ दो धातुओं के योग से मिलकर बनेगी, या दो से अधिक धातु, कहाँ है इसमें मूल धातु? इसमें उठ मूल धातु है, और इसमें क्या है ना, इसमें बैठ मूल धातु है, और इसमें क्या है ना, इसमें रो मूल धातु है, इसमें ना क्या है प्रत्यय के रूप में, धो क्या है मूल धातु, ना क्या है प्रत्यय के रूप में। एक साथ दो आ गए ना, रो धो, उठ और बैठ एक साथ आ गए मूल धातु, और ना क्या आ गई मेरे दोस्त प्रत्यय। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? और चलना तो मेरे दोस्त क्या हो जाएगा चल, और क्या हो जाएगा ना, और फिरना की बात करूंगा मेरे दोस्त फिर, और धन क्या हो जाएगा ना। ये क्या हो जाएगा आप लोगों का मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई होगी। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मैंने कहा कि मेरे दोस्त ना जो होता है ये प्रत्यय होता है, और प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में ही जुड़ता है, और मैंने बताया यौगिक धातु इसी को ही कहते हैं। इतनी बात का विशेष तरीके से ध्यान रख लेना। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई या ना मेरे दोस्त? रविंद्र, अच्छा भैया ठीक है, मैं कुछ नहीं जानता, थैंक यू धन्यवाद। ठीक है, मैं बिल्कुल कुछ नहीं जानता, मैं ज्ञान हूं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पता नहीं जने कैसे आ जाते हैं मेरे पढ़ाए हुए एग्जाम में, ये पता नहीं। ठीक है ना, इतना ज्यादा दिमाग ना लगाओ, पढ़ने पर ज्यादा ध्यान दे लोगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है ना, तो इसी तरीके की अवहेलना में ही रह जाओगे, कौन किसकी अवहेलना कर रहा। ठीक है, और इसी तरीके की अवहेलना में रह करके फिर दूसरे को देखोगे कि ये सिलेक्शन हो ले गया लेकिन मैं रह गया, इसी बैच से सिलेक्शन ले गया लेकिन मैं भी इसी बैच में पढ़ा, मैंने पढ़ाई पर ध्यान कहां दिया, मैंने तो तुलना करने पर ध्यान दिया। ठीक है, ये नहीं देखते कि टीचर कितनी मेरे दोस्त मेहनत करता है आप लोगों के साथ, पीछे पर्दे के पीछे। सुबह के 9 बजे से लगा करके 1 बजे स्टूडियो में से निकलूंगा, यानी कि 4 घंटे लगातार क्लास है, ये समझ लो, एक एक घंटे की। ये बात का ध्यान रखना। लेकिन जितना मैं जितने इतनी बात मैं फिर से कहूंगा कि अगर इतना बेसिक और नॉर्मल तरीके से समझने के बाद भी नहीं आ रहा समझ में, तो भैया मेरी हाथ जोड़ी, खत्म बात। ठीक है, क्योंकि आपको, आप अगर खुद भी पढ़ रहे हो ना, आप जिससे भी पढ़ना चाहते हो पढ़ लो भैया, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन सिलेक्शन ले लियो, इतना विश्वास दिखा दियो। ठीक है ना, सिलेक्शन जरूर ले लियो। चलिए आगे बढ़ेंगे मेरे दोस्त इस बात पर, इतनी बात क्लियर है? चलिए, और जो देखो, अब जो कोई भी विद्यार्थी अगर फालतू की बात कमेंट्स में करता है तुरंत उसको ब्लॉक कर देना, तुरंत अगर किसी की भी मतलब कोई भी बात अगर लिखता है तुरंत उसको ब्लॉक कर देना। अब करिएगा आप कमेंट्स। योग रूढ़ जो होता है ना, वो योग रूढ़ एक प्रकार का शब्द भेद के अंतर्गत आता है दोस्त। ठीक है ना, योग रूढ़ जो होता है ना वीर, वो एक प्रकार के शब्द भेद के अंतर्गत आता है। बफरिंग नहीं हो रही है प्यारे साथी, चल रही है सही एकदम। ठीक है, ठीक है ना दोस्त? चलिए आगे देखो, RWA बिना पैसे के भी बहुत मेहनत करता है मेरे दोस्त, यूट्यूब पर भी ये बात देखते होंगे। ठीक है, चलिए आगे देखो, यहां पर मैं अगर मैं बात करता हूं इसकी रचना या फिर कर्म के आधार पर की, तो मेरे दोस्त इसमें हम पढ़ेंगे किसको? कर्म के आधार पर क्रिया को पढ़ेंगे। अब देखिए, इसको पहचानने का तरीका भी मैं आप लोगों को बताऊंगा एकदम बेहतर और जबरदस्त तरीके से। क्या पढ़ेंगे पहले? कर्म या फिर रचना के आधार पर, कर्म के आधार पर। ठीक है, अब देखिए, अगर मैं कर्म के आधार पर बात करूंगा तो दो प्रकार आप लोगों के होते हैं। ठीक है,
कर्म के आधार पर कितने होते हैं मेरे दोस्त? 2 प्रकार आप लोगों के होते हैं। अब 2 प्रकार किस तरीके से मेरे दोस्त होते हैं वो यहां पर ध्यान से देखिएगा। ठीक, 2 प्रकार कौन कौन से होते हैं वह ध्यान से एकदम देखिएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ने जा रहे हैं किसको मेरे दोस्त? अकर्मक क्रिया को। अकर्मक क्रिया। अब आप कहोगे कि अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं? देखो, अगर मैं कह दूं अकर्मक, ए का अर्थ है बिना और कर्म यानी कि बिना कर्म के, यानी कि ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के होती है। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त उसको? ऐसी क्रिया जो बिना कर्म के मेरे दोस्त होती है, उसी को मेरे शेर क्या कहते हैं? उसी को मेरे दोस्त क्या कहते हैं? ठीक है, वह अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह क्या कहलाती है मेरे दोस्त? अकर्मक क्रिया कहलाती है। इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? इतनी बात सबकी समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त? ध्यान रखना इस बात का। मैंने कहा कि जिन क्रियाओं का या जो क्रिया केवल और केवल किसमें अकर्म का बोध कराते, मतलब जिसमें कर्म की आवश्यकता ही ना होती है ना, मैं कह दूं कि जिसमें कर्म की आवश्यकता ही नहीं होती है, उसको मेरे दोस्त हम अकर्मक क्रिया कहते हैं। बात समझ में आ गई? अर्थात अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी आप लोग देख सकते हो। क्या? जिन क्रियाओं के कार्य का फल, जिन क्रियाओं के कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही रहता है, स्वयं कर्ता में ही रहता है, स्वयं कर्ता में ही रहता है, उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं। मैंने क्या कहा? जिन क्रियाओं के कार्य का जो फल होता है वो स्वयं कर्ता में ही रहता है, खुद कर्ता पर ही पड़ता है, खुद कर्ता पर ही पड़ता है और खुद कर्ता में ही रहता है, उसी को मेरे दोस्त हम लोग क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया कहते हैं। अर्थात अगर मैं बात कर दूं इन क्रियाओं में या इनमें इसमें कर्म की आवश्यकता, इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं होती है, नहीं होती है। और एक बात और ध्यान रखना, हम अकर्मक और सकर्मक को पहचानने के लिए, ध्यान देना मेरी बात पर, मैंने कहा हम जो हैं अकर्मक और सकर्मक को पहचानने के लिए ना मेरे दोस्त किसका प्रयोग करते हैं? क्या लगा करके हम इसको पहचान लेंगे बहुत आसान भाषा में। अकर्मक और सकर्मक को पहचानने के लिए क्या लगा करके हम उत्तर को पहचान सकते हैं। मतलब अगर क्या लगा करके, क्रिया से पहले क्या लगा करके हम लोगों को उत्तर मिला, ठीक है, क्या लगा करके हम लोगों को उत्तर मिला, तो मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे? सकर्मक। अगर क्या लगा करके उत्तर नहीं मिला तो मेरे दोस्त हम क्या कर देंगे? अकर्मक। इतना ही ध्यान आप लोगों को रखता है। और यह भी विशेष ध्यान देना है कि क्रिया के कार्य का फल स्वयं कर्ता में ही हो, यह भी ध्यान हम लोगों को रखना है। क्रिया का जो कार्य हो रहा है ना मेरे दोस्त, उसका जो फल है, उसका जो परिणाम है, वो स्वयं कर्ता पर ही पड़े। वो किस पर पड़े? वो स्वयं कर्ता पर ही मेरे दोस्त पड़ना चाहिए। उसी को ही मेरे दोस्त अकर्मक क्रिया कहते हैं। इतना विशेष आप लोगों को ध्यान में रखना है। बात समझ में आ गई? अब देखिएगा किस प्रकार से, ठीक है, अब देखिए किस प्रकार से, देख लीजिएगा
मैं कह दूं आप लोगों से उदाहरण के तौर पर, सबके उदाहरण दूंगा, ध्यान से एकदम पढ़ते चलना, समझते चलना, ठीक है। जैसे मैं सबसे पहले उदाहरण वह देता हूं जो आपकी विगत एग्जाम में, परीक्षा में पूछे जाते हैं, उनको देता हूं, उसके बाद अपनी तरफ से जोड़ करके देता हूं, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। क्या लगा करके उत्तर ना मिले तो अकर्मक, क्या लगा करके उत्तर मिल जाए तो सकर्मक, इतना अंतर रखना दोनों में। देखिए मैं कह दूं शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, शिशु सो रहा है, एक तो ये। शिशु सो रहा है, एक तो ये उदाहरण हो गया मेरे दोस्त आप लोगों का। बच्चा रो रहा है, बच्चा रो रहा है, रो रहा है, ठीक है भैया। आगे मैं कह दूं आप लोगों से कुछ बालक, कुछ बालक, कुछ बालक हंस रहे हैं, हंस रहे हैं, कुछ बालक हंस रहे हैं या हंस रहे थे, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। या चिड़िया आकाश में उड़ती है, चिड़िया या पक्षी आकाश में उड़ते हैं, चिड़िया आकाश में, आकाश में उड़ती है, उड़ती है, ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से मीरा, मीरा जोर से, जोर से हंसी, मीरा जोर से हंसी। तो अब आप यहां पर देख लीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं। देखो वीर मैंने कहा अब आप यहां देख लीजिएगा जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, ध्यान से, एकदम ध्यान से देखो। जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े वीर, जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े मेरे दोस्त, देखिएगा शिशु सो रहा है, देखिए ये है हमारी सोना मुख्य क्रिया, और यहां ये रहा है सहायक क्रिया के रूप में आ रही है। तो ये मुख्य क्रिया है, इससे पहले क्या लगाओ, क्या सो रहा है मेरे दोस्त, क्या उत्तर मिला, नहीं ना मिला। तो ये क्या है हमारा, सर जी शिशु हमारा कर्ता के रूप में आया है। सर जी शिशु किसके रूप में आया है, कर्ता के रूप में। बच्चा रो रहा है, ये सहायक क्रिया के रूप में है, रोना हमारी मुख्य क्रिया है, और कौन सो रहा है मतलब क्या रो रहा है, बच्चा, और बच्चा क्या है, कर्ता, यानी कि क्रिया मेरे दोस्त क्या कर्म के रूप में हो रही है, नहीं सर जी। आगे देखो, कुछ बालक हंस रहे हैं सहायक क्रिया, हंसना मुख्य क्रिया, और कुछ बालक ये मेरे दोस्त कर्ता का कार्य कर रहे हैं, कर्ता का कार्य कर रहे हैं। चिड़िया आकाश में उड़ती है, उड़ना मेरे दोस्त मुख्य क्रिया के रूप में आया है, उड़ना मेरे दोस्त मुख्य क्रिया के रूप में आया है। आकाश में ये एक आधार है वीर, आकाश में ये एक आधार है मेरे शेर, और चिड़िया ये क्या है मेरे दोस्त, आपका कर्ता है। आगे मीरा जोर से हंसी, हंसना मेरे दोस्त क्या है, आपकी क्रिया है, और जोर से ये एक व्यथा को दर्शा रहा है। अर्थात मेरे दोस्त मैं आप लोगों से कह दूं, है ना, मैं आप लोगों से कह दूं कि ये जोर जो है ये बल देने को दर्शा रहा है, और मीरा क्या है यहां, ये अपने आप में कर्ता का कार्य कर रही है। अब मैं आप लोगों को परिभाषा बता देता हूं जो मैंने आप लोगों के लिखी है, क्या है कि जिन पर क्रिया के कार्यों का फल पड़ता है या कार्य का जो फल है वो स्वयं कर्ता में ही रहता है, और इन सभी उदाहरणों में मेरे दोस्त कार्य का जो फल है वो स्वयं कर्ता में ही रह रहा है। आप कहोगे कैसे, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूं, ये आपको आप इस शिशु की जगह अपने आप को रख करके देख लीजिएगा। कैसे मेरे दोस्त, शिशु क्या है, कर्ता, आप अपने आप को रख के देख लो। जैसे मैं कह दूं कोई बच्चे का नाम ले दूं, मोहन सो रहा है, तो भैया सोना क्या है हमारा, सोना क्या है हमारा, वो है क्रिया, मुख्य क्रिया। अगर मैं बात कर दूं आप सभी विद्यार्थियों से इसकी मेरे दोस्त महत्वपूर्ण बात की, तो देखो सोना क्या है, क्रिया, और उस सोना क्रिया से क्या लगाओ इससे पहले, तो क्या सो रहा है, क्या सो रहा है, कोई उत्तर मिला नहीं। क्या रो रहा है, कोई उत्तर मिला नहीं। अरे ये तो खुद ही करता है, ये तो खुद करता ही है, उत्तर कहां से मिलेगा।
बात समझ में आ गई क्या ना? बात क्लियर हो गई है ना मेरे दोस्त? और मैं आप लोगों को बता दूं यहां पर ध्यान से देखो, जब शिशु सोएगा तो शिशु को क्या मिलेगा? आराम। आराम किसे मिलेगा? कर्ता को। और कर्ता कौन है? शिशु। तो क्या हो गई मेरे दोस्त? अकर्मक क्रिया। कोई इसमें कर्म हुआ? नहीं। दूसरी बात देखो, बच्चा रो रहा है, ठीक है, मैंने कहा बच्चा रो रहा है। अरे भैया, एक बात आप लोगों ने अपने घर में भी देखी होगी, है ना? एक बार आपने अपने घर में भी देखी होगी क्या कि जैसे मैं कह दूंगा मोहन सो रहा है, चिंटू सो रहा है, तो भैया आप कहीं से काम करके आते हो और अगर आप कहीं घर पर जाकर के अपने सो गए हो, ठीक है, मैंने कहा आपके घर पर आकर के कोई बच्चा सो गया है, तो भाई वह आराम कर रहा, आराम कहते ना हम, मेरा बच्चा जो है ये बहुत थक गया था तो आराम कर रहा, तो आराम करना किसको दर्शा रहा मेरे दोस्त? वो दर्शा रहा है किसको? किसको आराम मिल रहा है? वो मिल रहा है शिशु को, बच्चे को। कौन रो रहा है भैया? जो क्रिया है रोना, इसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? बच्चे पर पड़ेगा। रोएगा कौन? बच्चा। हो रही क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? बच्चे पर। थोड़ी देर में सुबह सुबह के अपने आप चुप हो जाएगा, अपने आप ही शांत हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? बात क्लियर हो रही है ना? आगे देखो, और बालक हंस रहा है। अरे आपने देखा नहीं है कि आप लोग यहां पर एक उदाहरण ये भी है, मीरा जोर से हंसी, और एक उदाहरण कुछ बालक हंस रहे हैं। हम लोग अगर कोई चुटकुला सुना दे, हम लोग अगर कोई कहानी सुना दे, हम लोग ऐसी कोई मजाक कर दें, ऐसी मजाक कर दे जिससे आप खूब हंसे, खूब हंसे, खूब हंसे, और हंस तो हंस तो हंस तो हंस तो क्या हो जाए मेरे दोस्त? आपके पेट में दर्द होने लगता। कहते नहीं है ओ भैया बस कर, बस कर, बस मेरे पेट में दर्द होने लगा। आप क्या हो? मेरे पेट में दर्द। आप क्या हो? कर्ता। और हो रही क्रिया क्या है? हंसना। उसका प्रभाव किस पर पड़ा? आप पर। आप कौन हो? कर्ता। तो यही बात तो मैं कह रहा हूं, कितनी जोर से हंस ले, मेरा प्रभाव तेरे ऊपर ही पड़ेगा। कितनी जोर से हंस ले, बालक पर ही प्रभाव पड़ेगा। ऐसे ही चिड़िया आकाश में उड़ रही, आकाश क्या है? एक प्रकार का आधार है मेरे दोस्त। उड़ना हमारी क्रिया है, लेकिन एक बार का विशेष तरीके से ध्यान रखना, इसमें उड़ना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा? चिड़िया पर। जब ऐसा नहीं कि पूरे जीवन चिड़िया उड़ती ही रहती है, बैठती नहीं है। अरे जब थक जाएगी तो एक तरफ को बैठेगी भी। तो इतनी बात बताओ किसकी समझ में ना आई? इतनी बात बताओ मेरे दोस्त, किसकी समझ में नहीं आई? गेहूं पिस रहा है, इसमें सकर्मक क्रिया है। क्या पिस रहा है? गेहूं। इतनी बात बताओ किसकी समझ में ना आई? एक बार मुझे थम्सअप करके बता दो। एक बार मुझे मेरे दोस्त थम्सअप करके बता दो जल्दी से। बात बताओ जल्दी से मेरे दोस्त। इतनी बात बता दो थम्सअप करके जल्दी से मेरे दोस्त, फटाफट जल्दी से बताओ। थम्सअप करके बता दो कि हाँ जी भैया जी, इतनी बात सबकी समझ में आ गई है। मैं कह दूं अभी और भी उदाहरण दूंगा मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को इससे संबंधित अभी और भी उदाहरण दूंगा, आप बेफिक्र रहना, ठीक है? लो और भी उदाहरण लो, इससे संबंधित और भी उदाहरण लो। जैसे मैं कह दूं क्या राजेश दौड़ता है, मैं कह दूं ये सब आपके विगत परीक्षा में पूछे गए हैं, जो आपकी अब तक की परीक्षा हुई है। राजेश दौड़ता है, दौड़ना हमारी क्रिया है, इसका प्रभाव राजेश पर पड़ेगा। थकेगा कौन? राजेश पड़ेगा, राजेश ही थकेगा। है अरुण टहलता है, अरुण टहलता है, टहलना हमारी क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे दोस्त? अरुण पर पड़ेगा। किस पर पड़ेगा? ठीक है। या मैं कह दूं आप लोगों से मेरे दोस्त, एक प्रकार से ऐसे भी आ सकता है, एक बार उदाहरण कि मेघनाथ चिल्लाता है, मेघनाथ, मेघनाथ चिल्लाता है। चिल्लाने का प्रभाव किस पर पड़ेगा मेरे दोस्त? मेघनाथ पर पड़ेगा। क्या लगा करके देख सकते हो आपको अगर उत्तर मिल जाए तो? क्या लगा करके देख सकते हो अगर आप लोगों को मेरे दोस्त उत्तर मिल जाए? क्यों? बात समझ में आ गई क्या ना? वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इसमें भी मेरे दोस्त अकर्मक क्रिया है, क्योंकि क्रिया है गिरना, और क्या पत्ते क्या गिरते हैं, ये एक प्रकार से अकर्मक क्रिया है, क्योंकि यहां पर मेरे दोस्त कोई कर्म नहीं हो रहा है, पत्ते अगर वृक्ष से गिर रहे हैं तो। ये बात भी ध्यान रखना, ठीक है? बात क्लियर है? मैं कह दूं राम, राम बाजार जा रहा है, बाजार जा रहा है। क्या जा रहा है?
क्या जा रहा है, नू थोड़ी कहोगे बाजार जा रहा है, बाजार तो वहां का वहीं है, निर्जीव है। भैया राम जा रहा है। राम क्या होगा मेरे दोस्त, आप लोगों का अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है, आपके अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आ जाता है। बात समझ में आ गई या ना, बात समझ में आ गई या ना मेरे दोस्त, इतनी बात क्लियर है? या मैं कह दूं मेरे हाथ, मेरे हाथ खुजलाते हैं, खुजलाते हैं, खुजलाते हैं, मेरे हाथ खुजलाते हैं। अरे किसके हाथ खुजला रहे हैं, मेरे ही तो हाथ खुजला रहे हैं। अगर मैं कह दूं, अगर मैं ये कह दूं कि मैं अपना सिर खुजलाता हूं, तो वो मैं अपना कर्म कर रहा हूं। मैं अपना सिर खुजलाता हूं तो वह मेरे दोस्त मैं कर्म कर रहा हूं, सिर खुजाने का काम कर रहा हूं। क्या खुजाता हूं, अपना सिर खुजाता हूं। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई मेरे शेर, इतनी बात यहां पर ध्यान में, इतनी बात समझ में आ गई है ना। राम क्या जा रहा है मेरे दोस्त, कुछ नहीं पता चल रहा है। राम क्या जा रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, यह बात ध्यान रख लेना, ठीक है। मैं कह दूं मोहन, मोहन सारा दिन सोता है, मोहन सारा दिन सोता है, सारा दिन सोता है। और सोना अपने आप में मेरे दोस्त कौन सी क्रिया है, सोना अपने आप में अकर्मक क्रिया है, सोना अपने आप में अकर्मक क्रिया है। सोना, सोना, रोना, हंसना, ये सब अपने आप में अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आता है। बात समझ में आ गई, बात क्लियर हो गई। या मैं कह दूं रमन, रमन खुशी से नाचता है, रमन खुशी से, खुशी से नाचता है। ओ भैया नाचना तो मेरे दोस्त, मेरे दोस्त क्या है अपने आप में एक क्रिया, नाचना तो मेरे दोस्त अपने आप में क्या है, एक क्रिया है। लेकिन खुशी क्या है, ये एक भाव है। खुशी क्या है, ये एक भाव है, ये कोई कर्म नहीं है। खुशी क्या है, ये एक भाव है, ये कोई कर्म नहीं है मेरे दोस्त, ये बात का ध्यान रखना। बात क्लियर है। और रमन नाचता है, अब नाचना क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ेगा, रमन पर ही पड़ेगा, ना कि खुशी पे पड़ेगा। किस पर पड़ेगा, रमन पर ही पड़ेगा, ना कि खुशी पर ही पड़ेगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। बादल, बादल बरस रहा है, बादल बरस रहा है। तो मेरे दोस्त बरसना तो क्रिया है ना, और ये बादल क्या है, कर्ता। बादल क्या है मेरे दोस्त, करता है। उम्मीद है आप सभी विद्यार्थियों को इतनी बात, मेरे वीर को, सभी मेरे प्यारे साथियों को समझ में आ गई होगी और एकदम बेहतरीन तरीके से समझ भी गए होंगे। एक बच्चा कह रहा कि भैया जी वह पानी में तैर रहा है, इसका कैसे होगा। मेरे दोस्त यहां देख लीजिएगा, वह पानी में, वह पानी में तैर रहा है, तैर रहा है। ओ वीर मेरे, ओ मेरे शेर, ये रहा है यहां पर सहायक क्रिया के रूप में आया है। तैरना अपने आप में मुख्य क्रिया है। ये पानी में मेरे दोस्त आधार है। पानी में क्या है, ये एक प्रकार का आधार मेरे दोस्त है। और ये वह जो है ये अपने आप में कर्ता है। यानी कि क्रिया किसके द्वारा होगी, कर्ता के द्वारा ही तो होगी। ये तैरेगा किसके द्वारा, यानी कि तैरेगा कौन, कर्ता। यानी कि क्या तैर रहा है, वह तैर रहा है। अर्थात मैं बात करूंगा कि मेरे दोस्त क्रिया का जो प्रभाव है वो स्वयं कर्ता में ही रहेगा ना मेरे दोस्त, वह आपका किसके अंतर्गत आएगा, अकर्मक क्रिया के अंतर्गत ही आएगा। मैं ऐसी उम्मीद करूंगा कि अब आप किसी भी विद्यार्थी को अकर्मक, अकर्मक क्रिया को पहचानने में मेरे दोस्त कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसा मैं विश्वास के साथ कहता हूं, ऐसा मैं मेरे दोस्त विश्वास के साथ कहता हूं। इतनी बात सभी विद्यार्थियों की समझ में मैं उम्मीद करूंगा कि एकदम बेहतरीन और जबरदस्त तरीके से आ गई होगी। ठीक है, और अकर्मक और सकर्मक में क्या अंतर होता है वह मैं मेरे दोस्त कल की कक्षा में आप लोगों को भी बताऊंगा। ठीक है, ठीक है। हां, अगर ये वाला उदाहरण ऐसे होता, बादल से पानी बरस रहा है,
बादल से पानी बरस रहा है मेरे दोस्त, बरसना हमारी क्रिया है। अगर आ जाए क्या बरस रहा है, पानी, तो पानी क्या है, गर्म हो रहा है। ठीक है ना वीर, क्लियर है? तो चलिएगा, मिलते हैं आप लोगों से कल की कक्षा में, ठीक है। और मेरे दोस्त इतना विश्वास दिलाता हूं, जितना मैं भरसक प्रयास आप लोगों को समझाने में करता हूं, ऐसा और डीप जाकर के मेरे दोस्त मैं आप लोगों को करता हूं। उम्मीद है आप सभी की यह जो मेहनत है मेरी, ये और आपकी दोनों की मेहनत मेरे दोस्त सफल हो, ऐसा मैं उम्मीद आप लोगों से करूंगा। ठीक है, तो ध्यान से एकदम पढ़ते रहिएगा, एकदम बेहतर तरीके से, और हमेशा खुश रहिएगा, अच्छे तरीके से पढ़ते रहिएगा। जिससे आपको पढ़ना है आप उससे पढ़िएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही पढ़ो या RWA पर ही पढ़ो। मेरा कहने का मतलब ये है कि जहां आपको समझ में आए वहां पढ़ो, लेकिन सक्सेस हो जाओ, लेकिन आप अपने मंजिल पर चले जाओ। बस इतनी मेरी दुआ है आप सभी के लिए। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।